नमस्कार। चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के एक बहुत ही शानदार विचार पर बात करने वाले हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि भारत का बस एक ही रूढ़िवादी सीधा साधा दृष्टिकोण है, लेकिन अमर्त्य सेन इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि असल में हमारे यहाँ हजारों सालों से वाद विवाद और तर्क वितर्क की एक बहुत ही जीवंत परंपरा रही है। अब इस बात की गहराई को समझने के लिए जरा इस अविश्वसनीय आंकड़े पर गौर कीजिए। 9 घंटे। जी हाँ, 1957 में वी.के. कृष्णा मेनन ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखते हुए लगातार बिना रुके 9 घंटे तक भाषण दिया था। सच में ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। तो इतने लंबे समय तक बोलने या विस्तार से अपनी बात रखने की इस आदत को प्रोलिक्सिटी कहते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कोई नई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आदत अचानक से आ गई, बल्कि अपनी बात को इतने विस्तार से रखना हमारे सांस्कृतिक ताने बाने में सदियों से बहुत गहराई से बुना हुआ है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो इसकी जड़ें हमें बहुत प्राचीन काल में मिलेंगी। इसे ऐसे समझिए, हमारा प्राचीन संस्कृत महाकाव्य महाभारत इतना विशाल है कि अगर हम होमर की दोनों महान रचनाओं इलियड और ओडिसी को एक साथ मिला भी दें तो भी महाभारत उनसे लगभग 7 गुना लंबा है। 7 गुना। और यहीं पर जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का मुख्य तर्क सामने आता है। वो समझाते हैं कि इन प्राचीन ग्रंथों का इतना विशाल होना सिर्फ इसलिए नहीं है कि इनमें लंबी लंबी कहानियां हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये ग्रंथ इसलिए इतने बड़े हैं क्योंकि इनमें अनगिनत संवाद, धर्म संकट और एक ही मुद्दे पर कई अलग अलग दृष्टिकोण भरे पड़े हैं। तो चलिए अर्जुन और नैतिक दुविधा पर आते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन वाद विवाद असल में किस तरह के गहरे नैतिक संघर्ष पैदा करते हैं। महाभारत के उस महायुद्ध के ठीक एक रात पहले की कल्पना कीजिए। एक तरफ न्याय के लिए लड़ने वाले पांडव हैं और दूसरी तरफ अन्याय का साथ देने वाले कौरव। ऐसे समय में एक बेहतरीन योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार के लोगों के खिलाफ हथियार उठाने के सही या गलत होने पर बहुत गहरे सवाल कर रहा है। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग नैतिक विचारों की सीधी टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ कृष्ण का नजरिया है जो कहते हैं कि आगे बढ़ो, यानी परिणाम चाहे जो भी हो, बस अपना कर्तव्य निभाओ। और दूसरी तरफ अर्जुन का तर्क है जो इस बात से परेशान है कि इस युद्ध का अंजाम क्या होगा। अर्जुन भलाई करने की बात करता है क्योंकि उसे डर है कि इस युद्ध से सिर्फ तबाही और नरसंहारी होगा। द ओपनहाइमर पैरेलल। अब हम सोच सकते हैं कि इस पुरानी बहस का आज की दुनिया से क्या लेना देना। इसका असली वजन समझने के लिए हमें सीधे आधुनिक परमाणु युग की शुरुआत में जाना होगा। साल था 1945। दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था और उस भयानक विस्फोट को देखकर मशहूर भौतिक विज्ञानी जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर के मुंह से अचानक कृष्ण के ही शब्द निकल पड़े। उन्हें लगा कि वो बस अपना तकनीकी कर्तव्य निभा रहे थे, बिल्कुल कृष्ण के तर्क की तरह, कि सही पक्ष को जिताने के लिए बम बनाना उनका काम था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक अर्जुन की ही तरह ओपेनहाइमर को भी अपने बनाए हुए उस बम के विनाशकारी परिणामों से उम्र भर जूझना पड़ा। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि अर्जुन का वो तर्क, जहाँ वो भलाई करने और परिणामों की चिंता करने की बात करता है, उसे कभी भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सका। अब आते हैं महिलाओं का वर्चस्व वाले विषय पर। इस पूरी बहस को देखकर एक बहुत ही लाजमी सा सवाल दिमाग में आता है, क्या तर्क और वाद विवाद की ये परंपरा सिर्फ समाज के ऊंचे तबके के पुरुषों तक ही सीमित थी? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1925 और 1933 में ही महिला अध्यक्षों को चुन लिया था। ये एक बहुत बड़ी ब्रिटिश राजनीतिक पार्टी के ऐसा करने से पूरे 50 साल पहले की बात है। ये दिखाता है कि भारत में महिलाओं का नेतृत्व कितना पहले शुरू हो गया था। पर रुकिए, महिलाओं की ये धाकड़ भागीदारी कोई आधुनिक राजनीति की देन नहीं है। इसकी जड़ें तो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उपनिषदों तक जाती हैं। उन प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी साफ देखा जा सकता है कि जब बात दार्शनिक बहसों की आती थी तो महिलाएं ही सबसे तीखे और उलझा देने वाले सवाल पूछती थी। उदाहरण के लिए गार्गी नाम की इस महान महिला विद्वान को ही ले लीजिए। उन्होंने अपने समय के सबसे श्रेष्ठ माने जाने वाले शिक्षक याज्ञवल्क्य को चुनौती देते हुए सीधे तौर पर युद्ध और हथियारों से जुड़े रूपकों का इस्तेमाल किया।
ये साफ दिखाता है कि उस समय महिलाएं बिना किसी दिखावटी शर्मीलेपन या झिझक के पूरी तरह से तैयार होकर बौद्धिक अखाड़े में उतरती थीं। ऐसा ही एक और दिलचस्प किस्सा है। याज्ञवल्क्य की अपनी पत्नी मैत्रेयी ने उनसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने पूरी सोच ही बदल दी। उन्होंने पूछा कि जो धन संपत्ति उन्हें अमर नहीं बना सकती या उनके जीवन में कोई असली बदलाव नहीं ला सकती, उसका वो करेंगी क्या? अब ध्यान दीजिए, मैत्रेयी का ये हजारों साल पुराना सवाल आज के आधुनिक डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स यानी विकास अर्थशास्त्र से सीधा जुड़ता है। ये इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ बैंक में पैसा होना काफी नहीं है, बल्कि आपके पास अपनी मर्जी से एक अच्छा और लंबा जीवन जीने की क्षमता होना असली मायने रखता है। और महाकाव्यों में हमें द्रौपदी जैसी निडर और आक्रामक आवाज भी सुनने को मिलती है। जब उनके पति युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे तो उन्होंने न सिर्फ उनके संकोच पर ताना मारा, बल्कि उन्हें एक योद्धा की तरह काम करने के लिए मजबूर कर दिया। जाति को चुनौती देने वाली आवाजें। तो हमने देखा कि कैसे जेंडर की दीवारें टूटीं, लेकिन इसके अलावा ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि वाद विवाद के इन मुलाकातों ने समाज में गहराई तक बैठे जाति पाति के भेदभाव को भी जमकर चुनौती दी। 15वीं शताब्दी के इन आंकड़ों पर एक नज़र डालिए। ये बहुत ही प्रभावशाली है कि उस दौर के कई सबसे महान रूढ़ियों को तोड़ने वाले विचारक और कवि असल में समाज के बेहद निचले माने जाने वाले मजदूर वर्ग से आते थे। कबीर एक बुनकर थे और रविदास एक मोची। फिर भी उनके तर्कों और विचारों ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। और सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने का ये काम सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं था। मीराबाई से लेकर दयाबाई और सहजोबाई तक अनगिनत महिला कवियों ने भी अपनी आवाज बुलंद की। कमाल की बात तो ये है कि उनके लिखे हुए गीत और कविताएं 400 साल बीत जाने के बाद भी आज हमारे बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। तो आज जब हम अपनी दुनिया की गंभीर समस्याओं को देखते हैं, चाहे वो भयानक गरीबी हो या देशों के बीच परमाणु युद्ध का खतरा, तो हमें समझ आता है कि इन अलग अलग और तर्कपूर्ण विचारों को अपनाना आज कितना जरूरी हो गया है। हमारा ये ऐतिहासिक ज्ञान आज की असमानताओं से लड़ने का एक बहुत ही मजबूत हथियार है, जो हमें आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। असहमति और बहस की ये हजारों साल पुरानी परंपरा सिर्फ इतिहास के पन्नों में कैद कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये आज इसी वक्त न्याय मांगने का एक जिंदा औजार है। तो सोचिए, हम आज की दुनिया में फैली इन गहरी सामाजिक असमानताओं से लड़ने के लिए अपने इस शानदार और तर्कपूर्ण इतिहास का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।